गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पवन आपका स्वागत करता हूँ इजी मैथ विद पवन के एक नए वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें आज हमारा टॉपिक है संविधान सभा। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जो संविधान सभा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली आप कभी भी जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि आपको संविधान की बेसिक जनरल नॉलेज तो जरूर। तो जो संविधान है, संविधान कार्य कैसे करता है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी और संविधान को बनाया कैसे गया, तो उसकी सबसे पहला कदम होता है संविधान सभा। ये देश है, इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, जो अभी करंट की जनसंख्या है। कैसे सारे काम सरकार उनको कैसे डील करती है, ये सारा जो उसे मार्गदर्शन मिलता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है। तो ये संविधान बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, किन किन महापुरुषों ने इसमें अपना योगदान दिया, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में करेंगे कि संविधान सभा, बेसिकली संविधान बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा बनाई गई थी। तो ये संविधान सभा हुई, बनी कैसे, तो इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। आपको पता होगा विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 के बीच में, और उस समय गांधी जी द्वारा आंदोलन तेज कर दिए गए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला, करो या मरो का नारा गांधी जी का बहुत फेमस, आपको पता है, उसी में आया था। तो उस समय से इंडियंस जो थे, भारतीय जो थे, उनने अंग्रेजों के खिलाफ मतलब प्रत्यक्ष रूप से अपना विरोध जाहिर करना शुरू कर दिया। और विश्व युद्ध द्वितीय के बाद सारे देशों को, जो भी विजय देश रहे थे, संधि देश रहे थे, मित्र देश रहे थे, मित्र राष्ट्र रहे थे, इन सबको भी पता चल गया था, ठीक है, कि इनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति भी अब इतनी मजबूत नहीं है कि ये भारत को पूर्ण रूप से उपनिवेश बना सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो इनने भी ये सोच लिया था कि खुद को बेटर रखना है तो हमने अब भारत को आजाद करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ये कब की बात कर रहा हूँ, विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, यानी 1945 के बाद की बात है। तो इसी पहलू को बढ़ाते हुए 1946 में अंग्रेजों द्वारा एक कमीशन लाया गया, कैबिनेट कमीशन कहते हैं इसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट कमीशन 1946 में आया था। तो इस 1946 में आए हुए कमीशन ने भारत से कहा कि भारत को अब अपने संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा, ठीक है, बना लेनी चाहिए। किसके द्वारा? भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा बना लेनी चाहिए। तो यहाँ पर से इसकी नींव पड़ी, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि संविधान सभा कैसे फॉर्म्ड हुई, ठीक है, क्या क्या कितने सदस्य रहे, कैसे कहाँ से क्या सदस्य आए, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अभी तो हम 135 करोड़ हो चुके हैं, पर जब हम आज़ादी की बात करते हैं 1947 या उस समय का एरा की जब बात करते हैं 1945 और 47 के बीच की, ठीक है, उस समय जो भारत की जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़ के बराबर थी। तो जो संविधान सभा के लिए सदस्य चुने जाने थे, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए ये एक आइडिया लगाया गया, या ये एक पैमाना निर्धारित किया गया कि 10 लाख लोगों पे एक सीट होगी, ठीक है। अब देखो, भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़, 10 लाख पे एक सीट, तो इस हिसाब से लगभग 400 सीटें आनी थी। पर उसमें हमारी कितनी सीटें बनी? 389 सीटें, ठीक है, 389 सीटें हमारी चुनी गई, ठीक है, जिसपे निर्वाचन भी हुआ और मनोनयन भी हुआ। ये दोनों चीज मैं समझाऊंगा, ठीक है। उस पर आपने देखो, जो कुल सीटें हैं 389 सीटें हैं, ठीक हो गया। अब इसमें से भी देखिए 200 आपने याद रखना है, देखो 249, ये 292 और 93 और 93 याद कर दीजिए, आगे 2 लगाना है, ठीक है। 292 एंड 293, ये 2 सीटें याद रख लीजिए, प्लस 4, इन सबको ऐड ऑन करोगे तो आपका 389 389 सीट्स हो जाती हैं। अब देखो, जब इस समय ना हमारे जो राज्य थे या हमारे जो प्रोविंस थे वो 2 चीजों में विभाजित थे मुख्य रूप से।
एक तो ब्रिटिश भारत था, वो भारत, ठीक है, जिसपे नियंत्रण पूर्ण रूप से अंग्रेजों के पास था, वो क्या हो गए, ब्रिटिश भारत। और दूसरी थी देसी रियासतें। देसी रियासतें तो वो थी जिसका क्या था, जिसमें प्रशासक के रूप में कौन कार्य करते थे, देसी जो महाराजा महाराजा थे, पर पूर्ण कंट्रोल किसके पास था, ठीक है, वो अंग्रेजों के पास ही था। अंग्रेज इनको वेतन रूपी, ठीक है, चीजें दिया करते थे, वेतन के रूप में इनको करते, और कार्यपालन जो करते थे देसी रियासतें करती थी। बट इनके सेना, युद्ध, राजनीति, ये सारी चीजें जो थी, ठीक है, ये सब कौन कंट्रोल करता था, अंग्रेज कंट्रोल करता था। यानी ये राजा महाराजाएं थे, रियासतें इन सिंपल। 93 हमारे क्या थे, देसी रियासतें थी, और 292 हमारे, ठीक है, ब्रिटिश भारत के प्रोविंस कहोगे या राज्य कहोगे, ये थी। अभी इसमें 4 चीजें और थी। 4 जो चीज थी ना, वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, ठीक है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जैसे अभी यूनियन टेरिटरी है ना, यूटी कहते हैं जिसे हम, केंद्र शासित प्रदेश, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं करंट के टाइम पे, वैसे ये 4 केंद्र शासित प्रदेश, या उस समय इसको कहा जाता था, ठीक है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ये 4 कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है इनको याद करना, ABCD, ठीक है। ए से आपका हो गया अजमेर, जो अभी राजस्थान में है, उसी अजमेर की बात कर रहे हैं। बी से बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान में है। सी आपका हो गया कुर्ग, ठीक है, कुर्ग जो है कर्नाटका में है, ठीक है। डी से हो गया दिल्ली। तो ये हमारे 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो कुल मिला के कितने हो गए, 389 सीटें। ये किस समय की बात बता रहा हूँ मैं आपको, संविधान सभा ये के लिए जो बोला गया था, संविधान सभा का जो गठन किया गया था फर्स्ट में, वो ध्यान रखना है 1986 जुलाई के माह में हुआ था, ठीक है। इसके बाद 3 मीटिंगें होंगी, 3 बैठकें होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन तीनों मीटिंगों के बारे में अभी बताऊंगा। उससे पहले जो 389 सीटें हैं ना, इसमें भी आपने ध्यान रखना है, इन 389 सीटों में 374 तो पुरुष थे और मात्र 15 महिलाएं थी, ठीक है, 15 महिलाएं और 374 पुरुष, कुल मिला के 389 सीटें। इन 389 सीटों में भी 292 ब्रिटिश भारत की सीटें और 93 सीटें देसी रियासतों की, 4 आपके हो गए चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब इसमें जो 292 क्षेत्र थे जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे, उसमें जो सदस्यों का चयन होगा वो निर्वाचन के थ्रू हुआ, ठीक है, निर्वाचन किए गए थे इसमें, उनके थ्रू हुआ। और 93 जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों ने क्या किया, अपने तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेज दी, यानी मनोनीत किए, ठीक है। ध्यान रखना, निर्वाचन सिर्फ 292 का हुआ है, जो 93 रियासतें हैं वहां निर्वाचन नहीं हुआ, वहां क्या हुआ है, मनोनीत किया गया है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब जो पहली हमारी बैठक होंगी, 3 बैठकें हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो गई थी, ठीक है। तो मैं पहली बैठक के बारे में बताता हूँ आपको, पहली बैठक क्या थी। तो जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब देखो कुल सदस्य कितने थे, 389। उन 389 में से सिर्फ 207 लोग ही उपस्थित थे, ठीक है, जिनमें से 9 महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी कुल, उनमें से 9 ही महिलाएं थे, 6 महिलाएं एब्सेंट थी, बाकी सिर्फ 207 लोग प्रेजेंट थे इस पहली बैठक पे, ठीक है। कुल कितनी थी, 389 सीटें थी, 389 सदस्य थे, उसमें से 207 सदस्य ही उपस्थित रहे, 206 + 1, इंसान में जितनी हड्डियां होती है उससे एक ज्यादा, ठीक है, 207 सदस्य उपस्थित हुए। उसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये थी, जो ये 389 सीट थी ना, उसमें मुख्य रूप से 2 ही पार्टियां थी, ठीक है, एक तो थी कांग्रेस, दूसरी थी मुस्लिम लीग, ठीक है। कांग्रेस में आप ध्यान रखना, कांग्रेस के अंतर्गत हिंदू या सामान्य वर्ग और मुस्लिम जो समुदाय था वो पूर्ण रूप से मुस्लिम लीग के अंतर्गत आता था, ठीक है, और मुस्लिम लीग की 73 सीटें थी, 73 सीटें थी। तो क्या हुआ था, देखो 1946 के टाइम पे ही क्या हो गया था, पाकिस्तान की मांग शुरू हो गई थी,
ठीक है, दूसरे राष्ट्र की मांग शुरू हो गई थी ना, 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान अलग भी हो गया था। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने क्या किया कि भाई इस संविधान की जो ये बैठक रखे हैं, जब हमने भारत पे इंक्लूड ही नहीं होता है तो हम लोग क्यों पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने तो बाइकआउट कर दिया। दूसरा, देसी रियासत इस चीज में असमंजस में थी कि भाई जब भारत देश आजाद हो जाएगा तो हमारा स्टैंड क्या रहेगा। क्या हम देसी रियासतें जैसे हम अभी चला रहे हैं, हम एज ए राजा की तरह कार्य करते हैं और अपनी जनता का ध्यान रखते हैं, क्या वैसा ही रहेगा, या कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा तो सारी चीजें सरकार के हाथ में आ जाएगी। तो ये अपना स्टैंड ही नहीं ले पा रहे थे, तो इसलिए इन लोगों ने भी पहली बैठक को बाइकआउट किया, यानी इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो कुल 207 सदस्य थे। अब उसमें क्या किया कि किसी ना किसी को अध्यक्ष बनाना था, ठीक है। तो निर्वाचित अध्यक्ष नहीं बनाया गया, सिर्फ चुन लिया गया। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, तो उन्हीं को कहा कि भाई ये मार्गदर्शक हो जाएंगे, हमारे सबसे बड़े हैं, इन्हें सबसे ज्यादा अनुभव है, तो इनको कार्यकारी, याद रखना, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ये संविधान के स्थायी अध्यक्ष नहीं बने थे। स्थायी अध्यक्ष इनके बाद बनेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी को बताऊंगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे या कार्यकारी अध्यक्ष कौन चुने गए, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखना, इनका निर्वाचन नहीं किया गया है, इनको ऐसे ही चुन लिया गया था, ठीक है। इसके बाद 2 दिन बाद, देखो 2 दिन के गैप में है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 3 बैठकें हुई हैं संविधान सभा की। तो पहली के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली में डिस्कस हुआ और क्या हुआ कि हम सिर्फ 389 सदस्य थे, 207 सदस्यों ने ही पार्टिसिपेट किया, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया गया, निर्वाचन नहीं किया गया। मुस्लिम लीग के 73 सदस्यों ने पूरी रूप से बॉयकॉट किया। देसी जो रियासतें थी, 93 सदस्य थे देसी रियासतों से, उनने भी इसका बॉयकॉट किया क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनका स्टैंड क्या रहेगा, ठीक है, भारत के आजाद होने के बाद। जो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर, ठीक है, 1946 को, उसमें अब जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उनको हटाकर स्थायी सदस्य को निर्वाचित किया गया। याद रखना, ठीक है। संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने, ये स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए थे। और ध्यान रखना, जो डायरेक्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये हमारे आने वाले टाइम पे राष्ट्रपति भी बनेंगे। कब? 1950 से 1962 तक। ध्यान रखना, जो पहला निर्वाचन हुआ था वो 1952 में हुआ था, या तो यानी 1950 में वो, ठीक है, मनोनीत राष्ट्रपति बने थे, मनोनीत रूप से, निर्वाचित रूप से नहीं। निर्वाचित वो कब से बनेंगे? 1952 से। पहला जो चुनाव हुआ था, ठीक है, आजाद भारत का, वो 1952 में हुआ था, पहला चुनाव, ठीक है। तो 1952 से 1962 तक का वो निर्वाचित राष्ट्रपति बनेंगे स्वतंत्र भारत के। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमाने के लिए आता है। निर्वाचित रूप से कब बने थे और कार्यकाल कब से कब तक आता है? कार्यकाल है 1950 से 1962 तक का राष्ट्रपति बने थे, और निर्वाचित रूप से 1952 से 1962 तक का। इस चीज का ध्यान रखना, 1952, ठीक है, निर्वाचन के बाद, ये चीज ध्यान रखना। ओके, 2 दिन बाद, ठीक है, तीसरी बैठक हो जाएगी। 2 दिन का गैप है, देखो। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को होगी। इसमें क्या होगा, आप सबको क्या कहते हैं, प्रस्तावना या उद्देशिका जो थी उसको पेश किया गया था संविधान सभा में। किसके द्वारा पेश किया जाएगा? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, जो क्या थे, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का है अभी तक का। अभी जब प्रस्ताव पेश किया गया प्रस्तावना का, ठीक है, तो इसको पारित इसी दिन नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि इसमें भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जब तृतीय बैठक हुई तो सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि जो आपके मुस्लिम लीग थी, ये तो पहले से बाइकआउट कर रही थी, फर्स्ट मीटिंग से ही आना शुरू कर रही थी। तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था जो उद्देशिका है या जो प्रस्तावना है, ये पूरे संविधान का सार है, तो इसको
सारे सदस्यों के साथ ही हमें लागू करना चाहिए। इसलिए ये 13 दिसंबर को पेश की गई थी, पर लागू याद रखना ये 22 जनवरी 1947, 22 जैन, ठीक है, 1947 को अपनाई गई है। पेश भले ही कब हुई है, 13 दिसंबर को हुई है, पर अपनाई 22 जनवरी को गई है, ठीक है, 1947 को। तो इस चीज का ध्यान रखना है। किसके कहने पे? भीमराव अंबेडकर जी के कहने। देखो, भीमराव अंबेडकर जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है संविधान को बनाने में, क्योंकि संविधान की जो सबसे बड़ी समिति थी, प्रारूप समिति, ठीक है, जिसमें 7 सदस्य थे, उसके अध्यक्ष थे, यानी भीमराव अंबेडकर को बहुत बड़ा कार्य दिया गया था। अब बड़ा कार्य क्यों दिया गया होगा? क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी उतना ही बड़ा था। वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बैरिस्ट्री पढ़ी थी उनने, ब्रिटेन में पढ़ाई की थी, उन्हें लंदन में पढ़ाई की थी, ठीक है, तो बहुत बड़े ज्ञाता थे वो, और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है संविधान को बनाने में। और एक चीज ध्यान रखना, भीमराव अंबेडकर का जो जीवन है वो बहुत संघर्षपूर्ण था, क्योंकि वो एक ऐसी जाति से बिलोंग करते थे जो महार जाति थी, जिसका उस समय बहुत अधिक मात्रा में उत्पीड़न होता था। शूद्र समाज से आते थे और उस समय बहुत मतभेद था जाति प्रथा का, ठीक है, बहुत सम्मान नहीं मिलता था, बहुत मुश्किलों से इनने पढ़ाई की और बहुत संघर्ष से इनका जीवन था। और इस संघर्ष के साथ भी इनको पढ़ने का बहुत शौक था, इनने बहुत अच्छी पढ़ाई की और बहुत बहुत अच्छी ज्ञाता हो गए थे ये लॉ के, कानून के, संविधान के। तो इसलिए इनको बहुत इम्पोर्टेंट कार्य दिया गया था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था, जो संविधान की सबसे बड़ी समिति। कुल 13 समितियां थी, उनमें से जो इम्पोर्टेंट समितियां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो भीमराव अंबेडकर की तो पूरी मंशा थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अपना इम्पार्ट करना चाहते हैं। तो अगर अब उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन सभा में सम्मिलित होना है तो उन्हें क्या बनना पड़ेगा भाई? सदस्य बनना पड़ेगा। तो सदस्य बनने के लिए ये बड़ी विडंबना की बात है कि उन्हें बंबई से चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए। भीमराव अंबेडकर बंबई से चुनाव हार गए थे, ठीक है। सदस्य तो उन्हें बनना ही था, तो इसलिए उसके बाद उन्होंने क्या किया? पूर्वी बंगाल, ठीक है, पश्चिमी बंगाल नहीं। अगर आपको ध्यान होगा, पूर्वी बंगाल जो है वो अब बांग्लादेश बन चुका है और पहले पाकिस्तान में था, और जो पश्चिमी बंगाल है वो अभी का हमारा बंगाल है। तो इनने पूर्वी बंगाल, ठीक है, जिसे कलकत्ता कहते हैं, वहां से चुनाव लड़ा और ये जीत गए। अब ये जीत गए और सदस्य बन गए, तो ठीक है, ये सदस्य बने तो इनने संविधान सभा में अपना कार्य भी शुरू किया। तो क्या हुआ, जैसे ही 1947 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, देश आजाद हुआ, तो जो पूर्वी बंगाल है वो किसके तरफ चला गया? पाकिस्तान की तरफ। अब पाकिस्तान की तरफ चला गया तो भाई इनकी सदस्यता तो खत्म हो गई ना। तो अभी क्या रहा? अब भीमराव अंबेडकर जी सदस्य नहीं रहे संविधान सभा के। तो इस रूप में क्या होगा भाई? अब ये सदस्य नहीं रहे तो कैसे काम करेंगे? तो उस समय BN राव जी, बहुत इंपॉर्टेंट राव है, BN राव जी बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे। ध्यान रखना, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इनने जितना भी कार्य किया था निःशुल्क किया था, बिना पैसे लिया गया था, बिना सदस्य होते हुए किया था। ये ICS थे, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज जो होती थी उस समय की, ठीक है, वो थे, भूतपूर्व ICS रहे थे और बहुत इंटेलेक्चुअल थे। इनका इंटेलेक्चुअल का एग्जाम्पल ये समझ लीजिए कि ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होती है, जिसका मुख्यालय हेग में है, द हेग में, ठीक है, नीदरलैंड में, उसके जज बने हैं ये, ठीक है। तो सोच लिए सिर्फ पूरे विश्व में 15 जज चुने जाते हैं, तो ICJ के जज रहे हैं। तो सोच लीजिए इनका इंटेलेक्चुअल लेवल किस लेवल का था, ठीक है। तो इनने क्या कहा कि इनने कहा राजेंद्र प्रसाद जी से, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कि भाई भीमराव अंबेडकर को जरूर इस संविधान सभा में रखो, नहीं तो तुम्हारा जो संविधान है वो उस लेवल का नहीं बन पाएगा। भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। संविधान सदस्य बनाओ इसे संविधान सभा के लिए, ठीक है।
तो अब क्या कर रहे हैं भाई, इनकी सदस्यता जा चुकी थी, तो बंबई में जहां ये हारे थे, बंबई में जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो होते थे बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर जी थे। इन्हें बोला गया बंबई में कि भीमराव अंबेडकर जी को सदस्य बनाया जाए बंबई का। तो उस समय जो बंबई में सदस्य थे वो थे एम.आर. जयकर, उनका इस्तीफा दिलाया गया और भीमराव अंबेडकर जी को बंबई की सदस्यता दिलाई गई। इस तरीके से देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है ये चीज, बट समझने लायक है। सबसे पहला मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, बंबई में चुनाव लड़ा, अंबेडकर साहब ने हार गए। पूर्वी बंगाल से लड़ा, इसमें इनकी मदद मुस्लिम लीग ने की थी, वहां जीते। 1947 में बंटवारा हुआ, पाकिस्तान के साथ चला गया पूर्वी बंगाल, सदस्यता खत्म हो गई। सदस्यता खत्म हुई तो BN राव ने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, भाई अंबेडकर को लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन उस लेवल का नहीं बन पाएगा, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, इसको कैसे भी लो। तो बंबई के जो अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर जी, उनने क्या किया, बंबई के जो सदस्य थे M.N. जयशंकर को इस्तीफा दिलाया और भीमराव अंबेडकर को बंबई की सदस्यता दिलाई गई। इस तरीके से भीमराव अंबेडकर जी क्या हो गए, अब बंबई के सदस्य हो गए, यानी अब वो संविधान सभा में कार्य कर सकते हैं। और इनने किस तरीके से कार्य किया, ये अध्यक्ष चुने गए, प्रारूप समिति गए, प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। और पांडुलेखन समिति यानी इसी को इंग्लिश में ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, 7 इसके अन्य सदस्य थे। एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया। प्रारूप समिति अलग है और प्रारूप अलग है। तो संविधान का जो प्रारूप है ना, जिसे हम खाका कहते हैं, ठीक है, प्रारूप को बेसिकली यह कहता है खाका, ठीक है। ये जो खाका तैयार किया था ये BN राव जी ने, वही ICJ वाले जो बताया ना BN राव जी, ठीक है, पेनिकल नरसिंह राव कहते हैं इन्हें, इनका पूरा नाम है, इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना, प्रारूप इन्हीं ने तैयार किया था। BN राव कोई सलाहकार भी थे, मुख्य सलाहकार भी थे संविधान सभा के। अब देखिए, अब संविधान जब बना ना, तो उसके लिए कितने अधिवेशन हुए, तो 11 अधिवेशन आपको किताब बताएगी, कुल 11 अधिवेशन मानते हैं, ठीक है। जो +1 मैंने लिखा है ये 12वां अधिवेशन है, जिसे 12 जनवरी 1950 जब संविधान अंतिम बैठक थी, इसको जो ये अंतिम बैठक थी, कभी कभी इसे संविधान का क्या कहते हैं अधिवेशन भी मान दिया जाता है, तो इसे 12 भी मानते हैं, कहीं कहीं 12 भी मानते हैं। अगर आपको ऑप्शन मिले 10, 11, 13, 15, तो उस समय तो आप क्या लगाओगे, 11 लगाओगे। अगर ऑप्शन में 11, 12, 13 और 10 मिले तो उसमें आप 12 टिक करोगे, ठीक है। मोस्टली किताबों में आपको 11 अधिवेशन मिलेंगे और 12वां अधिवेशन जो लास्ट संविधान सभा की बैठक थी उसको माना जाता है, बहुत सी किताबें उसे कंसिडर करती हैं। अब आते हैं भाई, 26 नवंबर 1949 संविधान लिखकर तैयार हुआ पूर्ण रूप से। याद रखना, संविधान को बनाने में कभी कभी क्वेश्चन आता है, 2 साल 11 माह और 18 दिन का टाइम लगा था, बहुत लंबा टाइम है, ठीक है। और जब ये संविधान बनके तैयार हुआ तो कुल मिला के 389 सदस्य थे, 284 सदस्यों ने इस पे सिग्नेचर किए, ठीक है। हालांकि 289 से ज्यादा थे, मुस्लिम लीग तो अलग हो चुकी है, उनको तो हटा दीजिए, ठीक है, उससे ज्यादा सदस्य थे, बट 284 सदस्यों ने ही इस पे हस्ताक्षर किए थे। ये क्वेश्चन भी आता है कि कितने, ठीक है। उस समय जो क्या कहते सभा थी संविधान को बनाने के लिए, जो सदस्य थे उसकी संख्या इससे ज्यादा थी, पर 248 लोगों ने ही इस पे सिग्नेचर किए। और मूल रूप से 15 अनुच्छेदों को अपनाया गया था, कब, 26 नवंबर 1949 को। देखो, जो हमारा मूल संविधान लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। क्यों लागू किया था वो अभी बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, 26 नवंबर 1949 की। उस समय सिर्फ 15 अनुच्छेद ही, ठीक है, अपनाए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से नागरिकता थी, राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति की अंतरिम, ठीक है, अंतरिम राष्ट्रपति जो कहते हैं वो थे, और चुनाव आयोग, इन सब के बारे में थी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और एक अनुच्छेद और था जिसको मिला के 16 होते हैं, पर किताबों आपको 15 ही मिलेंगे, ठीक है। उस अनुच्छेद था 394,
और जिसमें ये बताया गया था कि ये 15 अनुच्छेद का नंबरिंग की गई थी, अंकन किया गया था कि कौन सा अनुच्छेद कब है, ठीक है, इसकी डिटेलिंग थी। यही अनुच्छेद अपनाया गया है और ये इस नंबर पे आता है, ठीक है। अभी करंट टाइम पे अगर आप देखोगे तो करीबन 475 अनुच्छेद हो चुके हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, वो बता देता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू क्यों किया गया था। अगर लाहौर अधिवेशन का आपको याद है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ी सी भी, तो लाहौर अधिवेशन हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, उस दिन, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 की ये बात है, कहा गया था कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। प्रथम स्वतंत्रता दिवस हम 26 जनवरी को मनाएंगे, ठीक है, 1930 को मनाया जाएगा। तो इसलिए 26 जनवरी को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया था। इसीलिए जबरदस्ती 26 नवंबर को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका था, पर हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। अब इसके बाद बेसिकली जो हमारा संविधान है, ठीक है, अब इसे देखो, हमारा जो संविधान है ना, लिखित संविधान है, इसे लिखा गया है और इसको हैंड राइटिंग पे लिखा गया है। ये ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में टाइप करके, उस समय तो होता भी नहीं था ये सारी चीजें, ठीक है, या टाइप करके किया गया है। ये लिखित संविधान है और इसे लिखा गया है, तो इसको ना बड़ी सुंदर तरीके से लिखा गया है। तो और ये जो लिखावट है ना, ये उस समय में होती थी कैलीग्राफी यानी इटैलिक रूप में, या शब्दों को बड़ा सजा के लिखा जाता। तो एक बड़े ही फेमस कैलीग्राफर हुआ करते थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनने पूरे संविधान को ना बड़ी सुंदर तरीके से लिखा है। मैं इसका आपको एक पिक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो लिख रहे हैं ना, ये हैं जो अभी नाम बताया था, प्रेम बिहारी, ठीक है, रायजादा जी हैं, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, इनने लिखा है। ये इटैलिक, रनिंग इटैलिक फॉन्ट है, ये इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और एक नाम और इम्पोर्टेंट है, इनने लिखा था, और इनने इसके लिए पैसे नहीं लिए थे, निःशुल्क लिया था, बट इनने एक चीज कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिख तो रहा हूं ना, तो मैं हर पेज के अंत में, लास्ट में अपना नाम लिखूंगा, और संविधान के आखिरी पेज में मैं और अपने दादाजी दोनों का नाम अंकित करूंगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है भैया, आप पैसे नहीं ले रहे तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो संविधान के हर पेज में ना सबसे नीचे पे इनका नाम अंकित है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, ध्यान रखना। और जो ये फ्रेम है ना, तो फ्रेम के चारों ओर देखो, बड़ी प्यारी सी ना ये क्राफ्टिंग की है, नक्काशी टाइप की है, बड़ी सुंदर सी, ठीक है। तो कहते हैं कि इस पे जो पूरा हमारा भारत की आजादी की घटनाएं है ना, वो सारी उकेरी गई है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो क्या है, चित्र के रूप में उकेरी गई है, ये क्या है, नंदलाल बोस जी द्वारा, ठीक है। थोड़े अनकॉमन क्वेश्चन है, पर मैं बता दे रहा हूँ, पता होना चाहिए, ठीक है। इतना बड़ा संविधान है हमारा, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इस वजह से ये जब लिखा गया, ये बहुत ही सुंदर दिखता है, और ये विश्व के सबसे सुंदर संविधानों में से एक है। जैसे सबसे सुंदर में दक्षिण अफ्रीका के संविधान को भी बहुत सुंदर माना जाता है, वैसे ही इसे भी बहुत सुंदर माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, ठीक है, जो मैंने आपके साथ डिस्क्राइब कर दी हैं, जो हमारी संविधान सभा थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और हाँ, इसकी मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर ये लेक्चर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ आपको समझ में आया है, देखना इसके बाद आप जब आप संविधान सभा को पढ़ोगे तो आपको बहुत एक बेस बन चुका होगा आपको, ठीक है, आपको बहुत इजीली पढ़ने में आसानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पढ़ लिया और आपका संविधान सभा कंप्लीट हो गई, मैं ऐसा नहीं कह रहा। इसके बाद आप जब संविधान सभा को पढ़ोगे तो आपको उसे समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि जो मूल चीजें थी ना, वो मैंने आपको समझा दिया। देखो, रटना कोई चीज का समाधान नहीं होता है, आप जब समझते हो ना तो आपको बहुत टाइम तक याद रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर, subscribe and hit the bell icon.